अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है विटामिन डी। तो विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ये भी फैट के अंदर सॉल्युबल होता है। इट्स डिफिशिएंसी में काज रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। बच्चों के अंदर इसकी कमी है तो उसको बीमारी को, डिजीज को कहते हैं हम उस कंडीशन को, रिकेट्स। और अगर एडल्ट्स के अंदर हो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो उससे जो बीमारी होती है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इन दोनों बीमारियों के अंदर क्या होता है कि इंसान की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। सिनोनिमस: कैल्सीफिरोल, एर्गोस्टिरोल, एंटी रिकेटिक विटामिन। तो ये रिकेट के खिलाफ काम करता है, यानी इसकी कमी से रिकेट्स हो सकती है बीमारी, तो ये एंटी रिकेट विटामिन है। केमिकल स्ट्रक्चर आपने करनी है अगर तो कर लें। इसकी दो टाइप्स होती है जो मेजरली हम स्टडी करते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं जो मेजरली हम स्टडी करते हैं, विटामिन डी 2 और डी 3। वैसे इसकी काफी टाइप्स होते हैं। अच्छा, इसकी केमिकल कंपोजिशन या इसकी केमिस्ट्री क्या है? दीज आर स्टीरोल्स। स्टीरोल आपने पढ़ा होगा, स्टीरॉयड की सब क्लास है जिसको हम स्टीरोल बोलते हैं। दीज आर स्टीरॉयड्स, स्टीरोल्स विच आर प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। जो क्या है, विटामिन डी के प्रिकर्सर हैं। तो प्रिकर्सर उस बला को कहते हैं जो किसी भी दूसरी चीज को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक है। तो दीज आर अबाउट 10 कंपाउंड्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो 10 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। 10 मुख्तलिफ कंपाउंड्स ऑफ विटामिन डी के: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 10। आउट ऑफ दीज कहता है कि इन सब में से जो टू हैं, D2 और D3, वो एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी एर्गोस्टिरोल और कैल्सीफिरोल। आखिर पे देखो ना आप, यहाँ पे आ रहा है कि स्टीरोल्स हैं, तो इसका मतलब है अल्कोहल कंटेनिंग है। इनकी केमिस्ट्री में क्या है? अल्कोहल कंटेनिंग है। आखिर पे जिस लफ्ज के आखिर पे ओल आए वो अल्कोहल के लिए होता है। तो आखिर पे यहाँ पे भी स्टीरोल या एर्गोस्टिरोल या कैल्सीफिरोल आ रहा है। तो एर्गोस्टिरोल ये प्रो विटामिन है डी 2 का। जिस तरह अनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, जिस तरह हमारी ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कैगुलेशन करती हैं, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में, तो अनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको प्रो विटामिन भी कहते हैं, ये प्रो प्रोटीन भी कहते हैं। तो एर्गोस्टिरोल प्रो विटामिन है डी 2 का। या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सन की रेडिएशन, सूरज की रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेज जब आएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ही बनता है ना, हमारी जिल्द बनाती है विटामिन डी 2 को, डी को, जब हम सनलाइट पे के एक्सपोजर पे होते हैं। ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब आएंगी तो एर्गो कैल्सीफिरोल बन जाएगा, यानी एल्गोस्टिरोल को हम प्रो विटामिन को उसकी असल और एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर एर्गो कैल्सीफिरोल बन जाएगा, जिसको विटामिन डी 2 बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7 डी हाइड्रो, डी 3 तो बताने दो। 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल, ये प्रो विटामिन है डी 3 का। 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल। तो ये भी जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आएंगी उनकी प्रेजेंस के अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज होकर किसके अंदर, कोलिकैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी 3 बन जाएगा। अब इन दोनों, ये दोनों क्या है, वेजिटेबल ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। D2 एंड D3 हैव सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन इन मैन। कहता है कि इन दोनों के फिजियोलॉजिकल जो एक्शन है वो सेम है इंसान के अंदर, इसलिए उन सब के सोर्स और सब कुछ इकट्ठा लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है कि सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। विटामिन डी इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। कहता है कि ये नेचर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कॉड, ये मछली का नेम है, कॉड फिश एंड अदर फिश लिवर ऑयल्स, और दूसरी मछलियों के जो लिवर के ऑयल्स हैं, ठीक है, आर बेस्ट सोर्सेज। द फ्यू रिच सोर्सेज आर लिवर ऑफ एनिमल्स विच फीड फिश, एग्स, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क। तो इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है। D3 कंटेंट ऑफ मिल्क डिपेंड्स अपॉन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। सनलाइट कहता है कि D3 जो कंटेंट है, मिकदार है, मिल्क के अंदर होती है, वो डिपेंड करेगी कितना ज्यादा सनलाइट पे एक्सपोजर हो रहा है। विटामिन डी फाउंड इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स बाई अल्ट्रा वायलेट रेज। कहता है कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंसानी स्किन पे पड़ेंगी तो विटामिन डी बनता है नेचुरली। मतलब बनता कैसे है, अनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वही बात नीचे लिखी हुई है कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की एक्टिवेशन कैसे हो रही है?
विटामिन डी इज नॉट एक्टिव एज सच, कहता है कि जिस तरह प्रेजेंट होता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, अनएक्टिव फॉर्म होता है, तो उसको फिर एक्टिव करना पड़ता है। यानी कोलकैल्सिफेरॉल है तो वो कोलकैल्सिफेरॉल है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिवर सेल के अंदर, आपको पता है ना, आपने जब पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पे होते हैं, लिवर के अंदर होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल जो है वो उसको क्या करते हैं 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में चेंज कर देते हैं, यानी कैल्सीडाइओल। अब देखो ना ऊपर ओल एक अल्कोहल था लगा हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 25 पोजीशन पे, ऊपर आप स्ट्रक्चर देखो ना तो उसके अंदर डिफरेंट ढेर सारे कार्बन है, तो 25 जो कार्बन है उसके ऊपर एक और अल्कोहल OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी, तो ये लिखा हुआ है 25 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल बाकी सेम ही है, यानी कोल कैल्सिफेरॉल है उसके ऊपर 25 कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अटैच कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिशन, तो उसको क्या बनता है कैल्सीडाइओल बन जाता है। पहले कोल्सिफेरॉल था, अब क्या सिर्फ बन गया कैल्सीडाइओल बन गया, दो अल्कोहल बन गया, दो, पहले एक OH प्रेजेंट था फंक्शनल ग्रुप, अब एक और 25 पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सी ऐड हो गया। तो ये कौन किसने क्या किया ऐड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल्स ने। अब जो 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल बना है यानी कैल्सीडाइओल बना है, इसको किडनी दोबारा क्या करेगी, फर्स्ट पोजीशन पे एक और हाइड्रोक्सी ऐड कर देगी। पहले एक हाइड्रोक्सी था, अब डाई हाइड्रोक्सी हो गया, 1 और 25 इन दोनों पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल यानी कैल्सीट्राइओल बन गया। पहले एक ओल था, फिर डाइओल बना, अब ट्राइओल बन गया 1 पोजीशन पे, और 25 ये कार्बन की पोजीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है हमारे पास के फैक्टर्स रेगुलेटिंग एक्टिव विटामिन D3 फॉर्मेशन, कहता है कि जो फैक्टर्स विटामिन 3 को एक्टिवेट करना, एक्टिव करने में जो फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं। कहते हैं कि रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा करना है, रेगुलेट करने के अंदर अगर कमी हो रही है तो ज्यादा करना है, अगर ज्यादा की हो रही है तो कम करना है, दोनों काम होते हैं। तो कभी उसको स्टिमुलेट करना होता है कि जब कमी हो रही है नजर आ रहा है तो उसको स्टिमुलेट करना है कि चल बच्चा आप बनाना शुरू कर दे। तो स्टिमुलेटेड बाई और सुप्रेस्ड बाई, स्टिमुलेट किया जाता है और जब कमी महसूस, जब ज्यादा हो रही हो, ज्यादा बन रहा हो, तो उसको सुप्रेस यानी कम स्टॉप कर दिया जाता है कि अब थोड़ा सब्र से काम ले। तो पैराथायराइड हार्मोन PTH ये इसको स्टिमुलेट करता है। हाइपोकैल्सीमिया, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, C++ कैल्शियम लेवल, ठीक है, तो इसको हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो उस वक्त क्या होगा स्टिमुलेट किया जाएगा इसकी फॉर्मेशन को, D3 फॉर एक्टिव करना ज्यादा इंक्रीज स्टिमुलेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएगी अभी। हाइपोफॉस्फेटीमिया, कहता है कि फॉस्फेट लेवल अगर कम होगा तब भी इसको स्टिमुलेट, किसको D3 की एक्टिवेशन को स्टिमुलेट किया जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, तो जब इन तीनों हार्मोन, अब 3 हार्मोन्स हैं और 2, एक कैल्शियम फॉस्फेट लेवल के जब लो होगा उस वक्त इन सबको यानी D3 की फॉर्मेशन को, विटामिन को एक्टिव करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए स्टिमुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रेस्ड बाई, यानी सुप्रेस कब होगा, जब इसकी ज्यादती हो जाएगी। हाई इंटेक ऑफ विटामिन डी, अगर किसी बंदे ने विटामिन डी बहुत ज्यादा इंटेक कर लिया, फूड के अंदर ज्यादा ले लिया है, तो उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस यानी रोक दिया जाएगा कि बस करो, कुछ थोड़ा सा ध्यान करो। कैल्सीट्राइओल, कैल्सीट्राइओल, ठीक है, जब कैल्सीट्राइओल बन जाएगा, देखो ना जो लास्ट पे थी, पहले 1 ओल था, फिर डाइओल, फिर ट्राइओल बन गया था ना, अब जो कैल्सीट्राइओल बनेगा तो उस वक्त बता दिया जाएगा कि अब और ज्यादा हमने अल्कोहल इसके अंदर ऐड नहीं करना, यानी ऐसा ना हो कि 4 अल्कोहल ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता। जब कैल्सीट्राइओल बन जाएगा तो ये भी एक स्टिमुलस है कि इसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन जब प्लाज्मा के अंदर ज्यादा हो जाएंगे लेवल उसका, तो उस वक्त भी इसको सुप्रेस यानी रोक दिया जाएगा। तो ये फैक्टर्स थे जो रेगुलेट कर रहे थे विटामिन डी की एक्टिवेशन को। फैक्टर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, कहता है कि विटामिन डी के फंक्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट, गट क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गट। विटामिन डी प्रोमोट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, कहता है कि विटामिन डी जब बॉडी में होगा तो वो प्रमोट करेगा किसको, कैल्शियम लेवल को। पहले आपने पढ़ा है ना कैल्शियम लेवल, तो हाइपोकैल्शियम लेवल होगा, हाइपोफॉस्फेट लेवल होगा, तो वो क्या करेगा इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। अब कहता है कि जब एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट यानी विटामिन D3 की एक्टिविटी को उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उसको एक्टिव कर रहा है। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा, ये क्या जंग चढ़ाएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट, गट के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को स्टिमुलेट कर देगा। तो विटामिन
डी प्रोमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम पॉजिटिव 2, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कैसे? इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जब एब्जॉर्ब हो रही होती है तो प्रोटीन के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस तरह इंसुलिन के साथ पीछे कार्बोहाइड्रेट उसके पलड़ा पकड़कर उसको, तो उसके साथ कैरियर प्रोटीन के तौर पे सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस करती है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल कैल्शियम पॉजिटिव जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इंक्रीज करता है। ये एब्जॉर्प्शन बाय कैल्शियम के अंदर विटामिन डी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन इंटेस्टाइन, ताकि एब्जॉर्ब हो। इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन एटीपीएस पंप इन इंटेस्टाइनल सेल्स। तो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर कैल्शियम और हाइड्रोजन एटीपीएस के पंप होते हैं, आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम भी, यानी कैल्शियम और हाइड्रोजन पंप होते हैं जो क्या करते हैं इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। अगर आपने जीआईटी उसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी तो आपको ये टॉपिक भी आता होगा। यानी कैल्शियम पॉजिटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव ये पंप्स होते हैं और ये क्या करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, चार्ज बनाते हैं और क्या करते हैं इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स या मोनोमर्स को, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। पहले क्या था? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब फॉस्फेट किस तरह एब्जॉर्ब होगी? बेटा इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इंक्रीज बाय विटामिन डी। तो बिल्कुल सेम कैल्शियम की तरह फॉस्फेट भी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब होना इंक्रीज कर दिया जाएगा। कौन करेगा? विटामिन डी इंक्रीज करेगी। अब कहता है कि सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम यानी ब्लड सीरम के अंदर, ब्लड सीरम प्लाज्मा जो है उसमें कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे? विटामिन डी मेंटेन्स द सीरम कैल्शियम लेवल। कहता है कि विटामिन डी सीरम के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। कैसे? इंक्रीज करके इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा होगी तो इसको इंक्रीज करके ऑटोमेटिकली उसका लेवल बरकरार रखेगा। अगर कहता है कि इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ओल्ड बोन्स, क्योंकि ब्लड को तो चाहिए होती है। कुछ बंदे हमारे पास डाइटिंग शरीफ कर रहे होते हैं, यानी खुराक के अंदर वो कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे होते, लेकिन ब्लड को तो चाहिए होती है। अगर ब्लड को नहीं मिलेगी कहीं से तो क्या सबसे पहले उसका रूट क्या है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड की नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है उसको बरकरार रखेगा। अगर हम सुबह शाम डाइटिंग कर रहे हैं, नहीं खा रहे, कैल्शियम लेवल हमारा इनटेक जो कर रहे हैं फूड उसके अंदर प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा। तो ब्लड ने ऑटोमेटिकली क्या करना है? कैल्शियम चाहिए उसको, वो कहीं से भी लेगा। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं तो इलीगल तरीके से वो क्या करेगा? हड्डियों के अंदर जो डिपॉजिट हुआ है, जखीरा बना पड़ा है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा? जिस तरह खजाना खाली होता है, खजाना इसी तरह खाली होता है मुल्क का, कि वो पहले जो ऊपर से आमदन नहीं आ रही तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो वो खर्चा ज्यादा करेगा, यानी हड्डियों से कैल्शियम को वापस लेगा ब्लड के अंदर। नॉर्मल वैल्यू तो उसने रखनी निजाम चलाना है। तो एक वक्त आएगा हड्डियां सॉफ्ट होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, तो अल्लाह माफ करे फिर क्या हो जाएगा? बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा कुछ टच हुआ तो हड्डी अल्लाह माफ करे टूट गई। तो बहुत ज्यादा इस तरह सॉफ्टनिंग हो जाती है, उसको कहते हैं ओस्टोमलेशिया या रिकेट्स। अगर बच्चों के हो तो रिकेट्स, अगर बड़ों के एडल्ट्स के अंदर हो तो उसको हम ओस्टोमलेशिया कहते हैं। इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ओल्ड बोन। कहता है कि जो पुरानी हड्डियां होती हैं या बूढ़ों की हड्डियां होती हैं उनके अंदर कैल्शियम लेवल, कैल्शियम को मोबिलाइज करवाता है ब्लड के अंदर बाय इंक्रीजिंग रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट फ्रॉम रेनल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक होता है कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एक होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन गुर्दे शरीफ के अंदर पढ़ें तो वहां पे रेनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है लोब ऑफ हेनले से पहले, ठीक है। उस वक्त क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को रीअब्सॉर्ब करवाता है कौन? ब्लड सीरम के अंदर मेंटेन रखने के लिए विटामिन डी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बोन, हड्डियों की ग्रोथ कंट्रोल कर रहा होता है। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन ऑफ विटामिन डी पढ़ रहे हैं। प्रोमोट एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियां, कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो एंडोकॉन्ड्रल यानी बोन के इंटरनल जो लाइनिंग होती है क्योंकि उसको एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ सेल्स बोलते हैं, तो उसको एंडोकॉन्ड्रल जो ग्रोथ लॉन्ग बोन्स की है उसको प्रोमोट करता है। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फेवर बोन मिनरलाइजेशन। कहता है कि जो नॉर्मल लेवल होगा कैल्शियम का, फॉस्फेट करेगा, वो क्या करेगा? फेवर करेगा बोन मिनरलाइजेशन, यानी डिपॉजिट करवाना। कैल्शियम और फॉस्फेट को मिनरल से भरपूर बनाएगा, मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हड्डियों की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। इट एंश्योर्स दैट कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द बोन्स। तो ये एंश्योर करेगा, इस बात को यकीनी बनाएगा कैल्शियम प्रॉपर हड्डियों के अंदर डिपॉजिट हो रही है, जमा हो रही है। नेक्स्ट है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को
विटामिन डी कंट्रोल कर रहा है किस तरह। एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज स्टिमुलेटेड इन विटामिन डी डिफिशिएंसी। कहता है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा? हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर मींस हाई कंसंट्रेशन, जब हाइपर कैल्सीमिया होगा, ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगी कैल्शियम की, तो डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड। जिस तरह पहले पढ़ा ना, जब कैल्शियम लेवल कम होता है तो एंडो ये जो विटामिन डी है ये अपने वर्किंग को ज्यादा कर देता है, स्टिमुलेट हो जाता है, यानी क्या करेगा, कैल्शियम की डिपॉजिट को इंक्रीज करेगा। जब हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, हद से बढ़ने लग पड़ेगा, तो वो हाइपर कैल्सीमिया भी एक स्टिमुलस होगा। कुछ होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक ही जो अपना काम हो रहा है उसकी जितनी प्रोडक्ट बन जाती है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक कहता है कि यार अब अपनी प्रोडक्ट को रोक दो कुछ दिन के लिए, अगली बिक ले तो फिर हम दोबारा बनाएंगे। तो हाइपर कैल्सीमिया यानी डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। हाइपोकैल्सीमिया, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा तो इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड को, ताकि ज्यादा ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट की जाए। अच्छा, एक मिनट ठहरो, ये पिक समझाने दो। अच्छा, कहता है कि लो ब्लड कैल्शियम डिटेक्टेड एट पैराथायराइड्स। कहता है कि जब पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर डिटेक्ट करेगा कि अब कम है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा एरिथ्रोपोइसिस, रेड सेल्स का बनना फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब किडनी को पता चलता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को लो हो गया, तो ऑक्सीजन लेवल कौन लेके आता है? जो हीमोग्लोबिन है, रेड सेल्स हैं, वो लंग से ऑक्सीजन लेके आते हैं और टिश्यू सेल्स को देते हैं। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो किडनी एक केमिकल एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगी जो स्टिमुलेट करेगा रेड बोन मैरो को कि रेड ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर दे। इसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह लो ब्लड कैल्शियम अगर होगा तो ब्लड के अंदर, तो वो डिटेक्ट कौन करेगा? पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो इसको डिटेक्ट करेगा। जब वो डिटेक्ट करेगा तो वो क्या, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन दो तरीकों से तरीका वारदात उसका दो तरीकों से वारदात करेगा, यानी बोन को एक क्या करेगा, यार ऊपर करो ना, तो बोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ओस्टियोक्लास्ट बोन के सेल्स को हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ये तीनों सेल्स हैं हड्डियों के। तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, यानी बोन इज रीअब्सॉर्ब्ड व्हिच रिलीजेस कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो बोन कहते हैं ना, हड्डियां खुरना शुरू होगी, तो हड्डियों से कैल्शियम लेवल को ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आएगा वापस, क्योंकि ब्लड को तो कैल्शियम चाहिए, वो हड्डियों से लेगा। अब पैराथायराइड हार्मोन है वो हड्डियों से ब्लड को इंक्रीज करवा रहा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को, उसकी वजह से नीचे लिखा हुआ है कि कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करो, कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज सीरम कैल्शियम। अब ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ गया है तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, ऊपर फिर रेड लाइन जा रही है ऊपर, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा किसको? पैराथायराइड ग्लैंड को। तो पैराथायराइड ग्लैंड को देखो नेगेटिव लिखा हुआ है, उसको बोलेगा कि आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि अपनी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो, कि अब कैल्शियम ब्लड के अंदर काफी ज्यादा हो गया, हड्डियों से हमने ले लिया है, गुजारा चला लिया है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, अब ये हार्मोन रिलीज करना बस कर देगा। अब ये पैराथायराइड हार्मोन एक और तरीके से भी काम करता है, यानी किडनी को क्या करेगा, पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करेगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द यूरिन। जो हमारा रेनल ट्यूब्यूल के अंदर यूरिन रिलीज हो रहा है उससे कैल्शियम को दोबारा रीअब्सॉर्ब करेगा, यानी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट रिलीज करेगा और कैल्शियम को एब्सॉर्ब करेगा। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, दो काम करती है किडनी, एक्टिवेट करती है विटामिन डी को ताकि वो क्या करे, विटामिन डी क्या करे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर, नीचे लिखा हुआ है विटामिन डी काजेज इंक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइट। या वो हड्डियों से, जिस तरह एक हड्डियों के से ले रहे हैं, दूसरी तरफ किडनी क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है विटामिन डी को और जो डाइट है हमारी उससे एब्सॉर्ब करवा रही है कैल्शियम को। तो अगर वो भी कैल्शियम मिल गई है तो दोनों तरफ से, यानी बोन से भी और इससे भी, डाइट से भी कैल्शियम मिली है, तो कैल्शियम ब्लड सीरम के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक से चला जाएगा कि अब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करना स्टॉप करके जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास, तो ये फंक्शंस थे विटामिन डी के। तो नेक्स्ट है टीथ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। विटामिन डी हेल्प्स इन नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन, हमारे दांत नॉर्मल बनाना, उसके अंदर विटामिन डी का बहुत रोल होता है, इसलिए कहते हैं ना धूप के अंदर बैठना चाहिए। इफ
इफ विटामिन डी इज लैकिंग मेल फॉर्मेशन ऑफ टीथ अकर, कहता है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो मेल फॉर्मेशन ऑफ टीथ अकर, यानी प्रॉपर टीथ है उनकी शेप प्रॉपर नहीं बनेगी, टेढ़े मेढ़े या फिर उसके अंदर कुछ मसले बनेंगे। यानी कौन से मसाइल बन सकते हैं, सच एज कैविटी फॉर्मेशन, यानी अब आपने देखा होगा कभी बच्चे क्रिस क्रिस करते हैं तो उनके दांतों के ऊपर ऐसे ऐसे इस तरह पहाड़ के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां सी बनी होती हैं, बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा किंगरे से बन जाते हैं दांत के ऊपर, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, उसको कहते हैं मेल फॉर्मेशन। तो एग्जांपल है मेल फॉर्मेशन की, कैविटी बन जाती है। यानी हाइपोप्लास्टिक टीथ, हाइपोप्लास्टिक टीथ क्या होते हैं, हमारे दांतों के ऊपर एक दांत के ऊपर एक चमक सी होती है, ठीक है, वो चमक या ऊपर एक लेयर होती है, 3 लेयर्स होती है दांतों की, एक ऊपर चमक सी होती है जिसको और एनिमल कहते हैं, और नीचे उसके एनिमल पार्ट कहते हैं, उसके नीचे फिर क्या होता है डेंटाइन पार्ट होता है, यानी डेंट उसके असल दांत होता है, और नीचे कैविटी उसके उसकी गूदा कह लें या फिर मैरो कह लें, तो दांत का जिस तरह हड्डी का गूदा होता है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो ऊपर अगर हाइपोप्लास्टिक टीथ है यानी ऊपर वो एनेमल पार्ट खत्म हो गया, या फिर डिफेक्टिव एनेमल, एनेमल बना है डिफेक्टिव बन गया, या फिर डेंटाइन फॉर्मेशन जो है वो भी डिफेक्टिव हो गया, तो ये टीथ के ऊपर इसकी कमी की वजह से असरात आएंगे, मेल फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट है विटामिन डी की अगर कमी है तो विटामिन डी क्या करेगा, लिवर को 25 हाइड्रोक्सी, जिस तरह पहले आपको मैंने बताया कि 25 पोजीशन कार्बन पे OH को ऐड करवाएगा, तो 121 और किडनी फिर उसको क्या करेगी, किडनी उसको 1 और 25 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन, यानी पहले एक OH हाइड्रोक्सी ऐड हुआ है, अब एक और हाइड्रोक्सी ऐड कर देगा, और क्या उसके बाद है मोनोसाइट्स यानी मैक्रोफेजेस, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रेस्ट, कोलन, लंग्स, केराटिनोसाइट्स, ये सारे क्या करेंगे 1 और 25 पोजीशन पे OH ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, तो डाईओल बना रहे हैं। तो कैल्शियम होमोस्टेसिस के अंदर जो किडनी रिलीज कर रही है वो कैल्शियम होमोस्टेसिस कर रहा है, मसल हेल्थ, बोन की हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन को, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, और अगर जो मैगोसाइट्स फेजेस हैं वो प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, कंट्रोल ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेंस, रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये एम ही है, बस आप इसको ऐसे कर सकते हो कि लिवर जो है वो 25 हाइड्रोक्सी करता है 25 पोजीशन पे, उसको डाइओल बनाता है, फिर उसको किडनी जो है वो 25 डाइओल बनाती है। तो मेरे लिहाज से आज शायद इतना ही काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी कल स्टार्ट करेंगे।